मैं अवधेश कुमार। आज आज फिजिक्स का ट्वेल्थ क्लास का फिजिक्स का पेपर हुआ था, हाफ ईयरली का पेपर हुआ था, उसी का आज मैं सॉल्यूशन देखूंगा। आप इसको अच्छे तरीका से, इसको रट्टाफिकेशन नहीं, आप जितना भी अभी तक जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं, जहां से भी अगर सवाल आया है उसको रट्टा मार के नहीं, बस कंसेप्ट से, अगर कंसेप्ट से मेरे वीडियो को देखते हैं तो उसमें सारे कंसेप्ट है, आप जो भूल गए हैं वो याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप बस ईमानदारी से चीजों को देखना, और अगर लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जो 11th-12th में बच्चे पढ़ते हैं, जो नीट और जेई का तैयारी करते हैं, उनके यहाँ बच्चे को ये वीडियो जरूर शेयर करें। हम लोग कंटिन्यूअस वे में अपना आगे का वीडियो मैं लाता रहूंगा। अभी चैप्टर बाय चैप्टर आज पेपर हुआ है, इस कारण है सबसे पहला आज जो पेपर हुआ है हाफ ईयरली का, उसका फिजिक्स का सॉल्यूशन देखिएगा, आराम से देखेंगे मेरे भाई और मजा आएगा। यार फिजिक्स है ना, रट्टा मारने की पेपर नहीं है, फिजिक्स समझने का पेपर है, मजा आएगा जीवन में पढ़ने के लिए। आप जुड़ चुके हैं सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स के साथ, देखिएगा। सबसे पहला जो सवाल आपका रहा था वो क्या रहा था, वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र है। ये देखना बहुत आसान सवाल है, यानी बोला है कि वैद्युत आवेश चार्ज का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, तो चार्ज का जो एसआई यूनिट होगा, चार्ज का विमीय सूत्र यानी डायमेंशन निकालना है, तो चार्ज का जो डायमेंशन होगा वो या तो एटी होगा या तो आईटी होगा, या तो एटी होगा या तो आईटी होगा। मेरा सही आंसर अपना बी हो जाएगा। बहुत अच्छा मेरे भाई। आगे का सवाल ये देखना, दूसरे नंबर सवाल में क्या है, द लॉ ऑफ, देखना, द लॉ ऑफ गवर्निंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कह रहा है क्या, दो वैद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं। तो आपको ये पता है कि जब दो चार्ज रहेगा, यहाँ Q1 है यहाँ Q2 है, इसका बीच का दूरी R रहता है, तो ये दोनों चार्ज के बीच में या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है या तो रिपल्सिव फोर्स, यानी दो आवेश रहेगा उसके बीच में या तो आकर्षण बल लगता है या तो विकर्षण बल लगता है, और फोर्स का फार्मूला लगता है K Q1 गुना Q2 बटा R स्क्वायर। इसको जो एक कंट्रोल में लाता है, वो इसको जो फोर्स लेकर के जो आया है दोनों चार्जों के बीच में जो फोर्स लेकर के आया है उसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा डी। आगे की बात, तीसरे सवाल की बातें करेंगे। बहुत आसान सा सवाल, बोर्ड का जो सवाल होते हैं बहुत आसान होते हैं, बहुत लल्ली पॉप होते हैं, आप देखेंगे आंसर करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाई कि आप चीजों को समझो, रट्टा नहीं मारो, चीजों को समझो। आगे तीसरा नंबर सवाल में कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर है, यानी हिंदी में बोलेंगे तो ये क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि सदिश है, यानी वेक्टर है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव है, ये स्केलर होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्केलर होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या फिर कहीं कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा हुआ रहेगा, या कभी कभी केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ रहेगा, ये आपका वेक्टर है मेरे भाई। तो इसका सही ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। उसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल 4 नंबर में बोला है, विद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव लगने वाले बल आघूर्ण, यानी कि अगर इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो कहता है टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल मोमेंट है। अब कहता है टॉर्क की बातें किया है, ये आप लोग का याद रखना पड़ेगा। टॉर्क का फॉर्मूला होगा P क्रॉस E या फिर P गुना E इंटू साइन थीटा। तो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा P क्रॉस E। ये चौथा का ए नंबर हो जाएगा। अगर 5वां नंबर सवाल की बातें करेंगे तो 5वां में क्या बोला है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फोर्स बटा चार्ज, रट्टा नहीं मारना है, चीजें समझना है। इलेक्ट्रिक फोर्स बटा चार्ज, फोर्स का यूनिट आपका न्यूटन हो जाएगा और चार्ज का कूलम्ब हो जाएगा, यानी न्यूटन बटा कूलम्ब होगा। या एक स्टैंडर्ड यूनिट और आता है, आप लोग का याद होगा, डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी आर से, तो यहां से ई बराबर फार्मूला बनता है माइनस डीवी बटा डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है डीवी मेरा पोटेंशियल है, विभव है, तो इसका यूनिट वोल्ट हो जाएगा। डिस्टेंस का मीटर हो जाता है, यानी वोल्ट बटा मीटर या न्यूटन बटा कूलम है।
दो ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। तो ये मतलब ये वोल्ट वाला तो कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो अपना आंसर हो जाएगा न्यूटन बटा कूलम्ब, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल, ये 6ठा नंबर सवाल में कहता है आवेश, देखना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेटेड, यानी क्वांटाइजेशन, आपको ये पता होना चाहिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होगा। चार्ज को ना तो हम क्रिएट करेंगे ना तो हम डिस्ट्रॉय करेंगे, केवल चार्ज को ट्रांसफर करेंगे वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यहां से एक फार्मूला, अपना सुंदर सा फार्मूला बन के आया था, Q बराबर एन ए, और यहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, यानी n पूर्णांक होना चाहिए, ना तो दशमलव में ना तो भिन्न में होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन आप चौथे ऑप्शन के पास चले जाएंगे। कहता आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, एक अंश है, संभव नहीं है, यानी कि कह रहा है चार्ज विच इज फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में जो चार्ज होगा ऑन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल है, यानी ऐसा संभव नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। आगे की कहानी कर लेते हैं मेरे भाई। आगे में क्या बोला है, इस सवाल नंबर 7 के पास चलेंगे, और 7 नंबर सवाल में क्या बोला, कहता है क्या, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बोला है पॉइंट चार्ज के कारण। तो ये आपको पता होगा कि यहां पर कोई पॉइंट चार्ज Q है और यहां पर पॉइंट P है, यदि इसका बीच का दूरी अगर R रहेगा तो पोटेंशियल का फार्मूला आपको आप सभी को पता होगा, V बराबर KQ बटा R। तो आप ये बताओ, कहता है देखना, ये पोटेंशियल और R में कैसा रिलेशन है, तो आप बोलेंगे सर पोटेंशियल और R में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप क्या बोलोगे, प्रोपोर्शनल टू R, ये तो नहीं होगा, प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये तो नहीं होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका सही ऑप्शन ए सी हो जाएगा। रट्टा नहीं मारना, चीजों को, फार्मूला को आप सारे चीजें पढ़ा हुआ होगा, बस एक बार एक क्या होगा ना कि मेरा सॉल्यूशन से एक बार सारे कंसेप्ट आपके माइंड में आ जाएगा, सारे फार्मूला आपके दिमाग में आ जाएगा, उससे आप आगे जाकर के भी मतलब कुछ दिनों तक तो भूल नहीं सकते हैं। आगे देखना, इस सवाल नंबर 8 का चर्चा करेंगे। तो कहता है एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी हिंदी में बोलेंगे तो निर्वात के विद्युतशीलता का एसआई मात्रक है, यानी एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी एप्सिलॉन जीरो का चर्चा किया। एप्सिलॉन जीरो का अगर वैल्यू पूछता तो होता 8.85 गुना 10 पर पावर -12, और इसका यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये सवाल में एसआई यूनिट पूछा है, तो अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छे से लिखेंगे तो कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2, या तो ऐसे देगा ऑप्शन में या तो इस तरीका से देगा ऑप्शन में। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखना, सवाल नंबर 9 के पास चलते हैं। सवाल नंबर 9 में क्या है, 9 में सवाल नंबर 9 में कहता है एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्टेड, यानी बोला है कि विद्युत क्षेत्र किससे डिफ्लेक्ट होगा। तो ये आपको पता होना मेरे भाई कि विद्युत क्षेत्र जब भी डिफ्लेक्ट होता है तो चार्ज से, चार्ज बोले तो आवेश से डिफ्लेक्ट होता है। अब बताओ, अब 4 ऑप्शन में ढूंढो किसमें आवेश है, तो न्यूट्रॉन में तो कोई आवेश होता नहीं है, यानी न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट नहीं होगा। गामा रे, गामा रे में भी कोई चार्ज नहीं होता है, जैसे एक अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा होगा। ये पता है अल्फा में पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा में निगेटिव चार्ज होता है, और गामा अपना न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल बोले तो उदासीन होगा। तो गामा से भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। बात आता है एक्सरे, तो एक्सरे एक तरीका का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, विद्युतीय चुंबकीय है। अब ये बताओ, इसमें भी कोई चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब है कि चार्ज जो है वो किस में है, अल्फा पार्टिकल में, और ये भी ध्यान में रखना है कौन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र डिफ्लेक्ट होगा किसके कारण, अल्फा पार्टिकल के कारण। अल्फा पार्टिकल में कौन चार्ज, तो याद रखना पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल कहते हैं किसको,
तो आप याद रखना हीलियम को। अल्फा पार्टिकल किससे बोलेंगे? हीलियम को। ये ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है मेन एग्जाम्स में कि अल्फा में कौन चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल कहते हैं किसको? हीलियम को। आगे देखना, सवाल नंबर 10 के पास चलते हैं। 10 नंबर सवाल में क्या बोला है मेरे भाई? कहता हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन 1 कूलम चार्ज। यानी सवाल में बोला है 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इधर मैं सोल्व करूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन आवेश है तो आपको पता है एक कूलम आवेश है, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ 1 कूलम, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब फॉर्मूला लगा लेंगे Q बराबर Ne। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो N बराबर Q बटा E। Q का वैल्यू कितना? 1। E का वैल्यू होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19। बताओ दशमलव हटाने के लिए ऊपर कितना? 10। अबे नीचे -19, ऊपर जाएगा +19, एक और है तो 19 से 1 20 है, यानी 10⁻20 बटा 16। क्या मैं 10⁻20 को लिख सकता हूं 100 गुना 10⁻18 और बटा 16, क्योंकि 18 दू कितना? 20 हो जाएगा। अब 100 में 16 से भाग लगाएंगे तो 16 छक 96 और बाकी 4 है, 16 दूनी 32 है और 16 पचे 80, यानी 100 में 16 से भाग लगाएंगे तो 6.25 है और गुना 10⁻18, यानी 1 कूलम्ब चार्ज रहेगा सर तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 गुना 10⁻18 आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, बार बार ऑब्जेक्टिव आएगा कितना, आप कितना बनाओगे? डायरेक्ट है 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन? 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। चलिए अगले सवाल में 11 नंबर सवाल की बातें करूंगा। ये क्या बोला है मेरे भाई? कहता है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेलरेटिंग टू 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी बोला है 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा। ये ऊर्जा की बातें बोला है सर, तो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है Q गुना डेल्टा V। वर्क डन यानी कार्य या ऊर्जा का फार्मूला होगा Q गुना डेल्टा भी। Q में क्या होगा? किसको? इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को तो यहां पर इलेक्ट्रॉन हो गया, और कितना वोल्ट है? 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे सवाल में बोला है, सवाल नंबर 12 में क्या बोला है? कहता है एक बंद पृष्ठ के भीतर, एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स है। अब बताओ, ये बोला n विद्युतीय द्विध्रुव है। ये आपको ये पता होना चाहिए सर कि इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव में जितना एक निगेटिव चार्ज होगा और एक पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मतलब है कि डाइपोल में विद्युत द्विध्रुव में टोटल चार्ज मिलके 0 होगा। तो चाहे 1 गो डाइपोल डालिए चाहे 50 को डाइपोल डाल दीजिए, इसके अंदर तो टोटल चार्ज तो 0 हो गया, क्योंकि एक डाइपोल में टोटल जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव, ऐसा n भी रहेगा, तो जितना निगेटिव में उतना पॉजिटिव में, दोनों का टोटल चार्ज देखेंगे तो टोटल कैंसिल आउट होके 0, यानी टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। हमें फ्लक्स बोला है, फ्लक्स का 2 फार्मूला मेरे भाई। एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds है, और एक होता है Q इनसाइड बटा एप्सिलॉन 0। अब ये बात आता है मेरे भाई कि अब कौन सा सर गुरुजी कौन सा फार्मूला लगाएं? तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई चर्चा सवाल में नहीं किया है, चर्चा किया किसका? चार्ज का, तो हम चार्ज वाला लेंगे। तो बताओ Q इनसाइड में टोटल चार्ज कितना? इसके अंदर जब n डाइपोल डालोगे तो जितना निगेटिव में, आप ऐसा देख सकते हो सर, आप ऐसा देख सकते हो, देखना आप ये देखिएगा, ये n डाइपोल है तो n गो चार्ज निगेटिव में और n गो चार्ज पॉजिटिव में, टोटल चार्ज देखेंगे तो टोटल चार्ज आपका 0 अब बटा एप्सिलॉन 0, 0 गुना समथिंग तो क्या होगा? 0, यानी फ्लक्स का जो मान होगा अपना आंसर क्या हो जाएगा? 0। आप लोग कमेंट बॉक्स में आप जरूर रिप्लाई करें कि ये कैसा लग रहा है। अगर आप अच्छे रिप्लाई करते हैं या फिर आपको अच्छा लगता है,
आप अपने दोस्तों के बीच में लिंक को शेयर करते हैं, उन्हें भी पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर अच्छा लगता है तो आप जरूर अच्छा लिखें, मैं कमेंट आपका जरूर देखूंगा और आपके कमेंट ही मेरे हमें एनर्जी को बढ़ाएगा और मैं ऐसा ऐसा वीडियो लाने की कोशिश करूंगा आपके साथ, ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा बिल्डअप हो सके। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं मेरे भाई, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 13 में क्या बोला है? सवाल नंबर 13 में बोला है सर, कहता है क्या? कहता है सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर संचित ऊर्जा W है। यदि आवेश बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा क्या होगा? यानी सवाल में बोला है व्हेन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज गिवन ए चार्ज Q, यानी अब द एनर्जी स्टोर्ड इज W, यानी कोई चार्ज है Q, उसको C कैपेसिटेंस दे दिया जाता है तो संचित ऊर्जा Q है। आपको पता होगा कि कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर्ड करता है उसका 3 फार्मूला, एक होता हाफ C भी स्क्वायर, एक होता है Q स्क्वायर बटा 2C और एक होता हाफ Q गुना भी। तो इसमें मैं चर्चा ये करूंगा, देखना मैं अब 3 फार्मूला है सर, अब कौन फार्मूला लगाओगे? तो जो सवाल कहता उसके अनुसार चलिए, एक कैपेसिटेंस से एक चार्ज है तो इसका मतलब हम ए वाला फार्मूला को अप्लाई करेंगे। जब ये कहता है कि सर एनर्जी W है, कब है? जब चार्ज Q रहेगा और कैपेसिटेंस C रहेगा, यानी Q स्क्वायर बटा 2C रहेगा तो आपका जो एनर्जी है W है। यदि आवेश बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा हमें नहीं पता, मान लेते W डैश हो जाएगा, तो अब चार्ज Q रहेगा नहीं, अब चार्ज 2Q, तो यहां 2Q का स्क्वायर और कैपेसिटेंस में कुछ नहीं किया है बटा 2 से, इसको सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4 Q स्क्वायर बटा 2 से। आपको अभी अभी तो ये देख रहे हैं Q स्क्वायर बटा 2C के बदले में W, इसका मतलब है क्या हो जाएगा? 4W, यानी उसका जो संचित ऊर्जा जो होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा, उसका जो संचित ऊर्जा है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर आप जल्दीबाजी में है तो 1 सेकंड का जवाब है, ये फार्मूला ऊर्जा का जो फार्मूला लगाएंगे वो Q स्क्वायर बटा 2 से, इसमें ये पता चल रहा है सर कि एनर्जी चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एनर्जी चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैपेसिटेंस को चेंज किया ही नहीं है, तो बताओ नया ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो नया ऊर्जा चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज दुगना किया है तो नया ऊर्जा जो होगा वो सीधा समानुपाती होगा 2 का स्क्वायर, यानी कितना गुना होगा? पहले जितना था उससे 4 गुना बढ़ जाएगा, तो 4 गुना बढ़ जाएगा, डायरेक्ट अपना डी हो जाएगा। ऐसे आप बेसिक से बनाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर डायरेक्ट करना है, अगर आपका कंसेप्ट एक बिल्डअप हो चुका है तो आप डायरेक्ट उड़ाइए सवाल को। अगला सवाल, अगले सवाल 14 नंबर सवाल की बातें करेंगे। 14 नंबर में क्या बोला है? कहता 3 बराबर धारिता C वाले संधारित्र को पहले समानांतर क्रम में, यानी कि 3 वो कैपेसिटर है उसको मैंने पहले जोड़ा है जो समानांतर क्रम में, ठीक है, मैंने जोड़ दिया, सवाल बोला हमने जोड़ दिया। अब C तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो बाद में श्रेणी, पहले समानांतर, बाद में सीरीज कॉम्बिनेशन किया जाता है C। तो कहता दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात, तो एक तो हो जाएगा भाई जी कौन चाहिए? C इक्विवेलेंट बराबर 3C, समानांतर यानी पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्ट जुटता है, और एककर हो जाएगा मेरे भाई जी C इक्विवेलेंट बराबर सभी बराबर है, तो इसका फार्मूला C बटा N। अब बताओ C बटा K गो है 3 गो, तो C बटा 3, दोनों दशाओं में अनुपात निकालना है, तो बताइए पहले इसका समानांतर वाला है तो समानांतर वाला 3C हो जाएगा, फिर श्रेणी वाला है तो C बटा 3 हो जाएगा, 3 कहां चला जाएगा? ऊपर, और C ने C को मार दिया, यानी कितना हो जाएगा? 9। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका आंसर हो जाएगा 9:1 है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C के पास। आ रहा समझ में मेरे भाई? आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में, आप जब भी वीडियो को देखें तो कमेंट बॉक्स में अच्छा कमेंट जरूर करें। आगे देखो सर, ये सवाल नंबर आगे लेकर के चलते हैं मेरे भाई। 15 नंबर सवाल में क्या है? कहता है क्या?
100 माइक्रोफराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संचित ऊर्जा, अभी एनर्जी का सवाल आ गया, यानी यही कैपेसिटेंस लेवल है और पोटेंशियल लेवल है। आप बताओ मेरा कमेंट में कि बताओ कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लेवल है और पोटेंशियल लेवल है, तो एनर्जी स्टोर्ड के लिए, ऊर्जा संग्रह के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा? तो आप देखो ना मेरे भाई, कैपेसिटेंस लेवल है और पोटेंशियल लेवल है, कौन फार्मूला लगेगा? तो उड़ा दो ना सवाल को, हाफ सी वी स्क्वायर। अब बताओ हाफ सी कितना है? 100 माइक्रो, तो ये 100। एक चीज समझना, जब भी कोई सवाल को सोल्व करो तो सारे डाटा उसका एसआई यूनिट में होता है। कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट फैराड होता है, तो आपको माइक्रो को हटाना पड़ेगा और आपको पता है 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻⁶। पोटेंशियल के वोल्ट 100 वोल्ट है, अगर 100 है तो ये 100 का स्क्वायर कर लेंगे। अब बताओ 1/2 गुना में 100 गुना 10⁻⁻⁶, 100 का स्क्वायर के मतलब 4 जीरो।